हेमा लिसनर्स आ चुके हैं आप लोगों के लिए क्रिमिनल्स पोस्ट वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अभी काफ़ी बेहतर हूँ। तो चलिए इसे प्यारी प्यारी बातों के साथ शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि ईश्वी की हालत खराब थी, जिस वजह से दक्ष को मजबूरन शहर की तरफ जाना पड़ता है। स्टेयरिंग हाथों में कसे, आंखों में गुस्सा लिए, उसके साथ ही लगातार उसके होंठ जो चलते जा रहे थे। पता नहीं क्या समझती है खुद को, और मैं भी कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। उसकी वजह से मुझे शहर जाना पड़ रहा है। जिसको किडनैप किया है उससे काम करवाना था, लेकिन अभी उसी का काम कर रहा हूँ। हाथ से खून लगाने के बाद कहीं सच में मुझे अपना हस्बैंड तो नहीं समझ लेना। पता नहीं कैसे हस्बैंड लोग झेलते होंगे। इसी तरह के गुस्से के साथ वो अपनी गाड़ी को लगातार शहर की तरफ बढ़ाया जा रहा था। एक तो उसके ऊपर शूट इनसाइड का ऑर्डर भी था। अगर कोई भी पुलिस वाला उसे देखता तो तुरंत ही उसे शूट करने का ऑर्डर ऊपर से आ चुका था। जैसे ही शहर तक उसकी गाड़ी पहुंची थी, वो बगल में रखे अपने मास्क को देखता है और फिर उसे अपने चेहरे पर लगाते हुए कहता है, ऐसी तो जिंदगी हो गई मेरी। कितना हैंडसम हुआ करता था मैं कभी, और आज अपने चेहरे को छुपाने के लिए इस मास्क का यूज करना पड़ रहा है। लेकिन अपने ऊपर से ये कलंक तो मैं हटा कर ही मरूंगा। थोड़ी देर में वो अब शहर के अंदर आ चुका था, जहां पर कुछ मेडिकल शॉप उसे नजर आती हैं। दक्ष जो गाड़ी दूर खड़ी किए मेडिकल शॉप की तरफ आने लगता है। मेडिकल शॉप का शॉपकीपर जो दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, क्या चाहिए भाई साहब? ये सुनकर दक्ष होश में आते हुए कहता है, वो मुझे, और फिर अपनी मुट्ठी कस के भींचते हुए कहता है, सैनिटरी पैड्स चाहिए। जैसे ही दक्ष की बात आसपास के लोग सुने थे, सब के सब उसी को घूरे जा रहे थे। वह दक्ष आगे कहता है, और उसे दोबारा से ईश्वी के वो दर्द याद आते हैं जब वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और दर्द से मचल रही थी, जिसकी वजह से दक्ष आगे कहता है, और पेन किलर भी दे दो। जैसे तैसे करके वो मेडिकल शॉप से तो सामान लेकर निकल जाता है, लेकिन फिर गाड़ी में बैठने के बाद उसे याद आता है कि मैडम जी ने एक और चीज की डिमांड की थी। और फिर वो बगल में रखे पॉली बैग को देखते हुए कहता है, काश कर्नल का बेटा होता। मैडम जी के पास कपड़े भी नहीं है, पता नहीं क्या पहनेगी वो लड़की। दूसरी तरफ ईश्वी, जो अब अकेले होने की वजह से आंखें बंद करके लेट चुके थे, और धीरे धीरे उसके दर्द में राहत मिलने की वजह से उसे नींद भी आ गई थी। सोती हुई ईश्वी, जो थोड़ा देर तो आराम से अपनी नींद की आगोश में थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने एक सीन चलने लगता है, जिसमें बड़ा सा प्लेग्राउंड था और वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। आसपास कुछ बड़े लोग भी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। ये ऐसे ही एक छोटी सी गैदरिंग थी। तभी ईश्वी अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ करके छुपने के लिए वहीं थोड़ी दूर पर जा करके एक छोटे से कमरे के अंदर घुस जाती है। वो एक छोटा सा कॉटेज था। वो लोग खुद को अंदर से बंद तो किए थे, लेकिन अचानक से आकर के किसी ने बाहर से उन दोनों को लॉक कर दिया था, और काफी देर तक ईश्वी बस चिल्लाती रह जाती है, खोलो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज खोलो, किसने बंद कर दिया हमें, प्लीज। उस वक्त काफी छोटी थी और उसकी फ्रेंड भी, दोनों काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे। लगभग रात हो जाती है। इवन उसके घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आसपास का पूरा एरिया लोग छान मारते हैं, मगर ईश्वी उन्हें कहीं पर भी मिलती नहीं। तभी अचानक से ईश्वी और उसके फ्रेंड को सुकून देते हुए किसी ने दरवाजा खोला था। जैसे जैसे ईश्वी दरवाजा धीरे धीरे खोलती है और अपने फ्रेंड के साथ बाहर निकलती है, तो आसपास उसे कोई नजर नहीं आता। तभी पीछे से एक बड़ा सा जानवर जो उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, वो डायनासोर जैसा लग रहा था, जिससे ईश्वी और ज्यादा घबरा जाती है और वहीं जाकर के ग्राउंड पर ही गिर जाती है अपनी दोस्त के साथ। लेकिन जैसे जैसे उसकी दूसरी दोस्त हो अपने कदम आगे बढ़ा करके अपने घर की तरफ भाग गई थी, मगर ईश्वी अब पूरी तरह से अकेले हो चुकी थी और वो गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। वो लगातार गिड़गिड़ाए जा रहे थे,
लेकिन उस जानवर को ईश्वी पर जरा भी तरस नहीं आता और वो अपना मुंह खोल करके ईश्वी को खाने ही वाला होता है। तब तक ईश्वी की नींद टूटती है और वो काफी ज्यादा घबराए हुए जल्दी से अपनी आंखें बंद किए हुए ही उठकर बैठ जाती है और गहरी गहरी सांस भरते हुए पूरी तरह से कांपने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे सपने में ही उसे पैनिक अटैक आ गया हो। वो एकदम से अपने चेहरे और अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लगातार बस वो यही बोले जा रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन तभी ईश्वी को राहत देने के लिए किसी की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है और जल्दी से वो शख्स आकर के ईश्वी के चेहरे को अपने सीने से लगा करके उसके सिर को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? ईश्वी, होश में हो तुम? ईश्वी, मेरी तरफ देखो, देखो इधर। जैसे जैसे ईश्वी अपनी आंखें खोलती है तो उसे समझ में आता है कि यह सब कुछ तो सपना था और जैसे उसे ये बिलीव होता है उसकी सांस में सांस आई थी। वो अपने पसीने को अपने हाथ से पोंछती है और घबराते हुए दोबारा से उस आदमी के सीने से जाकर लग जाती है और जोर से उसके कपड़े को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे? मुझे डर लगता है अकेले ना। ये सुन करके वो शख्स जो धीरे से कहता है, बचपन से डरपोक है। ईश्वी अपना चेहरा उठा करके उस आदमी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, कुछ कहा आपने? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि दक्ष था, जो कि शहर से उसके लिए सामान लेकर आया था। वो जैसे ही एंटर किया था ईश्वी की यह हालत देखकर वो तुरंत ईश्वी को संभालने के लिए आ जाता है। दक्ष उसकी बात सुनकर अपना चेहरा नाम हिलाते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम छोड़ो मुझे, ये तुम्हारा सामान है। और अभी वो अपने आप को ईश्वी से दूर करता, लेकिन ईश्वी जो अपने हाथ को दोबारा से दक्ष के पीठ पर रखती है और उसके सीने से रखते हुए कहती है, मैं नहीं जाने दूंगी, मुझे इस वक्त जरूरत है आपकी, मुझे इस वक्त बहुत डर लगता है। ये सुनकर दक्ष अपने चेहरे को ईश्वी के चेहरे की तरफ करते हुए धीरे से कहता है, किससे डर लगता है तुम्हें? कौन है जो तुम्हें हर्ट कर सकता है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा ईश्वी की तरफ हल्का सा बेंड किया हुआ था, जिससे ईश्वी अपना एक हाथ ले जा करके दक्ष के चेहरे पर धीरे से रखती है और अपने फिंगर टिप को धीरे धीरे उसके गालों पर सहलाते हुए कहती है, आप हैं मेरे साथ, हमेशा रहेंगे। दक्ष ने पहले क्वेश्चन का तो जवाब अपने सर को हाँ में हिलाकर दे दिया था, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब तो उसे खुद नहीं पता था। भला वो कैसे बता सकता था कि आखिर वो ईश्वी के साथ हमेशा रहेगा या नहीं? और ऐसा कुछ तो इरादा नहीं था दक्ष का, क्योंकि उसे तो बस ईश्वी से केस फाइल करवाना था। उसके बाद ईश्वी को वो उसके घर छोड़ देता, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपने केस से मतलब था और दोबारा से अपनी जिंदगी और स्पेशली अपने भाई की जिंदगी को आजाद करना उसका मकसद था। ईश्वी बस उसके मंजिल की एक मोहरा थी जिसे वह इस्तेमाल करना चाह रहा था। अचानक से ईश्वी के बातें सुन करके वो अपने होश में वापस आता है और अपने हाथ को उसके सर से हटा करके धीरे से अलग होते हुए कहता है, बकवास मत करो, ये तुम्हारा सामान है और जा करके चेंज कर लो। और ये बोलकर वो वहां से अभी बाहर जाता ही, लेकिन तभी ईश्वी जो पॉली बैग के अंदर का सामान बाहर निकालते हुए कहती है, कपड़े भी लेकर आए आप हमारे लिए? पर कपड़ों की क्या जरूरत थी, वो तो नहीं मांगा था मैंने। इसकी बात सुनकर के दक्ष बिना उसकी तरफ देखे हुए कहता है, मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, पता है मुझे तुम्हारे पास कपड़े नहीं और इस हालत में कपड़े खराब हो जाते हैं तो इसलिए, और ये कपड़े चेंज करके तुम इसे धुलना मत, मैं इसे फेंकवा दूंगा। वह ईश्वी जो अंदर की चीजों को निकाल करके देखते हुए हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, आपने तो मेरे लिए। वही दक्ष कहता है, बोलने की जरूरत नहीं, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? अब क्या एक चीज निकाल करके मुझसे पूछोगे कि मैं ये लेकर आया नहीं? दिखाई दे रहा है तो बस यूज करो और शांत रहो, और हाँ, इस बारे में किसी से बात नहीं करोगे तुम। और ये बोलकर वो गेट के बाहर निकल जाता है। वह ईश्वी जो हल्का सा स्माइल करते हुए धीरे से खड़ी होती है और अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वहीं बाहर बैठा बंटी जो अपने हाथ में एप्पल लिए उसे खाया जा रहा था, जिसे देख करके दक्ष उसे घूरते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? बंटी जो एप्पल का एक बाइट चबाते हुए कहता है, मैंने सोचा कि
तुमने इतना प्यार से लेकर आया तो मैं सोचा मैं खा लूं। कितने सालों बाद मुझे इतना अच्छा और इतना फ्रेश खाना मिल रहा है। ऐसा लग रहा है इंसान नहीं जानवर बन चुका हूं मैं। थैंक्स मेरे भाई। और ये बोलकर वो खड़े होकर के अपनी मोटी सी शरीर ले जा करके दक्ष को हक करते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे हो। पर मैं ये सोच रहा था कि ये जो लीची है, आई डोंट लाइक इट, तो ये मैं अयान को दे दूंगा, उस शायद उसे पसंद आएगा, राइट? ये सुनकर के दक्ष बंटी को घूरते हुए कहता है, मैंने कहा था इसको काट करके रूम में भिजवाओ, खाने के लिए नहीं कहा था तुम्हें, और छोड़ो इसे। और ये बोलकर वो पूरी बैग लेते हुए कहता है, अयान। उसने अभी अभी सिगरेट पी थी, जिसकी वजह से वो घबराते हुए जल्दी से सिगरेट को नीचे की तरफ फेंकता है और अपने पैरों से उसको पूरी तरह बुझा करके अंदर आता है और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, जी मैं क्या हुआ? दक्ष उसकी इस हरकत को देखकर एक बहावे चढ़ाते हुए पूछता है, ये क्या तरीका है बात करने का? और तुम सब क्या पागल हो चुके हो? ये मैंने किसके लिए लाया था, तुम्हें ये बात पता नहीं है? मैंने कहा था ना कि इसे कटवा करके रूम में भिजवाओ। ये सुनकर के जो कहता है, किसके लिए लेकर आए आप भाई? मेरा मतलब है दक्ष, मुझे नहीं पता। दक्ष जो गुस्से में घूरते हुए अयान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं ये किसके लिए लेकर आया हूँ? तभी रुद्र जो पीछे से आते हुए कहता है, अरे अयान भाभी जी के लिए आया है। अब भाई उनकी केयर नहीं होगी तो क्या हमारी होगी? और तू मोटे तू क्या चबा रहा है? वही बंटी जो एप्पल को देखते हुए कहता है, ओह नो, आई थॉट ये मेरे लिए है, या फिर तुम अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हो। यू आर नॉट गुड फ्रेंड। दक्ष जो अयान से कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, जल्दी करो और मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। और हाँ बंटी, तुमसे कहा था ना वकीलों की लिस्ट निकालनी है। इस शहर में जितने भी वकील हैं मुझे सबके बारे में डिटेल्स चाहिए, चाहे जैसे मन चाहे वैसे निकालो। भाई रुद्र जो कहता है, और ध्यान से फैमिली बैकग्राउंड भी चेक कर लेना, पता चले कमिश्नर या कोई पुलिस वाले का खास आदमी ना हो। भाई दक्ष दोबारा से रूम की तरफ आगे बढ़ता, लेकिन तभी पीछे से आयन जो कहता है, भाई आजकल आप रूम में ज्यादा रह रहे हैं ना? मेरा मतलब दक्ष कुछ ज्यादा ही रूम में नहीं रह रहे हैं आप आजकल। रुद्र जो हंसते हुए कहता है, अरे जाने दो यार, समझो थोड़ा, रूम में इतनी खास मेहमान आई हैं तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत एफर्ट्स तो करना पड़ेगा ना। जाओ 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 दक्ष। दक्ष पीछे मुड़ करके अपने फोरक को रख करते हुए एक बार रुद्र को घूरता है और फिर अपने दांत पीसते हुए कहता है, वकील को किडनैप करने के लिए तुम्हें ही भेजूंगा मैं। जैसे ही दक्ष की बात अयान सुनता है, वो तरस भरी नजर से रुद्र को देखने लगता है। वहीं रुद्र की हंसी अब उसके चेहरे से पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर दोबारा से 12 बज गए थे। वो चुपचाप पीछे रख के स्टूल पर जाकर बैठते हुए अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दक्ष आगे कहता है, जल्दी भेजो फ्रूट्स। जैसे ही दक्ष अंदर की तरफ पहुंचा था, ईश्वरी जो तैयार बैठे अपने हाथ में डार्क चॉकलेट का पैकेट लिए उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। वो अपने दांत से उस पैकेट को फाड़ते हुए कहती है, क्या है यार ये, खुल क्यों नहीं रहा है? अंदर आकर दक्ष जो थोड़ी देर तो उसकी हालत को देखता और फिर अपने फाइल को ले जा करके अपने हाथ में साइड में जाकर बैठ जाता है और अपने हाथ में पेन लेकर के उसमें कुछ नोट करते हुए रह करके ईश्वरी की तरफ देखने लगता है। ईश्वरी जो अपने हाथ में चॉकलेट दिखाते हुए कहती है, ये बात मजबूत है आपकी तरह, खुल नहीं रहा, हेल्प करेंगे मेरी? दक्ष उसकी पूरी बात को अनसुना करके दोबारा से डॉक्यूमेंट्स में कुछ देखने लगता है और फिर दूसरे पेपर में अपने हाथ से कुछ लिखना शुरू करता है। ईश्वरी जो अभी भी चॉकलेट के रबर को फाड़ते हुए कहती है, ये हमेशा क्या लिखते रहते हैं आप, और इस फाइल को इतने टाइम से देख रहे हैं, मुझे कुछ पता चलेगा आखिर क्या है ये मामला और करना क्या चाहते हैं, और ये केस फाइल करके क्या साबित करेंगे आप? ये बोलते हुए ईश्वरी जो इस वक्त बेड से नीचे उतर के दक्ष के बगल में आकर खड़ी हो चुकी थी। ईश्वरी को इस तरह से अपने ठीक पीछे पा करके दक्ष थोड़ा डिस्टर्ब होते हुए कहता है, इधर लाओ।
उसके चॉकलेट को अपने हाथ में लेता है और एक ही बार में उसे फाड़ते हुए कहता है, चॉकलेट खाने वाले ये सब चीज नहीं फाड़ पाते, इसलिए कहता हूँ अच्छे से खाना खाया करो। ईश्वी जो उसके ठीक सामने टेबल पर आकर बैठते हुए कहती है, बात तो ऐसे कर रहे जैसे बड़ा अच्छा खाना देते हो ये मुझे। घास फूस जैसी सब्जी होती है और रोज कंकड़ वाला चावल, ऐसे खाना कोई कैसे खाएगा। ये सुनकर दक्ष अपने चेहरे पर एक तीखी मुस्कान लाते हुए कहता है, मैं भी तो वही खाना खाता हूं ना। ईश्वी जो चॉकलेट का बाइट लेते हुए कहती है, तो आप जानवर इसको मैं ये थोड़ी ना कि मैं भी हूं। उसकी बात सुन करके दक्ष की निगाहें दोबारा से ईश्वी के चेहरे पर टिक जाती हैं और उसके चेहरे को देखते देखते वो किसी ख्यालों में गुम हो गया था। 4 लोग जो डाइनिंग टेबल के किनारे बैठे खाना खा रहे थे, जिसमें से एक की उम्र जो लगभग 19 साल की थी और वहीं दूसरे की उम्र 12 साल की, वो दोनों लड़के थे। उनके सामने उनके मम्मी पापा बैठे हुए थे। बड़ा लड़का जो जैसे ही एक स्पून अपने मुंह में डाला था, वो अपना मुंह बनाते हुए कहता है, मॉम व्हाट इज दिस? आपको पता है ना मुझे इस तरह के खाने नहीं पसंद है, और ये जीरा फ्राई क्यों करते हो आप? और ये बोलकर वो काफी गुस्से में चेयर हटा करके वहां से अपने रूम की तरफ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में उसके रूम के बाहर नॉक नॉक की आवाज आती है और धीरे से उसकी माँ जो कहती है, दरवाजा खोल रहे हो या नहीं तुम? वो लड़का जो इस वक्त अपने हाथ में पेन लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, वो पेन अपने साइड में रखता है। जाकर के दरवाजा खोलकर जैसे उस लड़के ने देखा था तो बाहर उसकी माँ जो अंदर आते हुए कहती है, लो तुम्हारे पसंद का खाना बना दिया है, पनीर पराठा है, अब ये मत कहना कि तुम्हें ये भी नहीं खाना है। वही वो लड़का जो अपनी मम्मा की तरफ झुकते हुए कहता है, आपको खाना थोड़ी ना बदलने के लिए कहा था मैंने, आप पूरा खाना बनाने लगी। आपने कुछ खाया या बस सुबह से सबके लिए खाना ही बनाए जा रहे हैं? उसकी माँ जो उसको बैठाते हुए कहती है, मेरे बारे में बस इतना ही ख्याल रखा करो कि तुम अपना ध्यान रखा करो। दिन भर बस एक्सरसाइज और पढ़ाई करने से ना जिंदगी नहीं कटने वाली, खाना भी खाना जरूरी होता है, जो तुम पूरी तरह से भूल जाते हो। वो लड़का जो कहता है, खा लूंगा मैं बाद में, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप जाइए, आप पहले कुछ खाइए। लेकिन उसकी माँ जो अपने हाथ में पराठा का एक बाइट लेते हुए उसके मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, बच्चे खा लेते हैं ना तो माँ का पेट अपने आप भर जाता है, तुम इस तरह से खाने से उठकर आ गए तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पहले तुम खा लो, उसके बाद मैं सुकून से खा पाऊंगी। अचानक से दक्ष के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा छा जाता है, क्योंकि अब उसकी आंखों में नमी थी। ईश्वी ने पहली बार दक्ष को इतना इमोशनल होते हुए देखा था। उसकी आंखें पूरी तरह से रेड हो आई थी और ईश्वी जो धीरे से अपने हाथ को ले जा करके उसके चेहरे पर रखते हुए कहती है, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ, इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? दक्ष अब जाकर के अपने होश में वापस आता है और फिर अपने हाथ को ले जाकर के अपने सिर पर रखते हुए कहता है, कुछ नहीं। वो ईश्वी को लगा था कि कहीं दक्ष को तकलीफ तो नहीं हो रही। वो तुरंत ही खड़े होकर के दक्ष के पीछे जाते हुए कहती है, दर्द हो रहा है क्या? अब वो उसके कंधे के पास अपना एक हाथ रखती है और दूसरा हाथ ले जाकर के दक्ष के सिर के पीछे रखते हुए धीरे से पूछती है, तकलीफ हो रही है, मैं कुछ लगा दूं यहाँ पर, कोई मलहम हो या फिर? दक्ष अपने चेहरे को जैसे ईश्वी की तरफ मोड़ा था, उन दोनों के चेहरे जो गलती से आपस में टकरा जाते हैं। ईश्वी झट से पीछे होते हुए कहती है, सॉरी, वो गलती से। दक्ष दोबारा से अपने फाइल की तरफ देखने लगता है और अपने आप से कहता है, धिक्कार है ऐसे बेटे पर जो अपनी मां को नहीं बचा पाया। उसने अपना चेहरा दोबारा से फाइल की तरफ मोड़ तो लिया था, लेकिन उसका दिल अब काम में लग नहीं पा रहा था। ईश्वी जो सामने बेड पर जाकर बैठते हुए दक्ष की तरफ देखते हुए पूछती है, आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हमेशा अपने फीलिंग्स को छुपाया नहीं जाता, इससे ना शरीर में बहुत दिक्कत शुरू हो जाती है और दिमाग में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं मुझे? उसकी सारी बातें सुनने के बाद दक्ष के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला था, नहीं, जिसको ईश्वी की पहले से एक्सपेक्टेशन थी। ईश्वी जो आराम से पालथी मारकर
दोबारा से अपने हाथ में चॉकलेट को लेते हुए कहती है, इसीलिए इसीलिए जो लड़के होते हैं ना वो कम जीते हैं और लड़कियां ज्यादा, क्योंकि हमारे दिल में जो भी होता है ना हम मुंह पर ले आकर के उसे सुना देते हैं या तो फिर रो लेते हैं। आप लोग की तरह नहीं, हर बात को बस अपने मन में छुपाए रखेंगे और अगर कोई पूछे तो बस बोलेंगे नहीं। वो कर दक्ष की तरह थोड़ा नाटक कर रही थी, जिसे देखकर दक्ष जो उस पर नाराज होते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम? मैं इस तरह से बात नहीं करता, पागल लग रही हो इस वक्त तुम। वही शुचि कहती है, समझ लीजिए कि यहाँ पर मिरर लगा हुआ है और आप खुद को देख पा रहे हैं, ऐसे लगता है जब आप इस तरह से अकड़ कर बात करते हो तो। दक्ष जो अपनी जगह से खड़े होते हुए ईश्वर की तरफ आगे आते हुए कहता है, मैं ऐसा लगता हूँ? जोकर की तरह? हाँ। ईश्वर जो हंसते हुए थोड़ा पीछे जाकर अपने सर पर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ जोकर। ईश्वरी अब पूरी तरह से पीछे जाकर दीवार से लग गई थी। अब दक्ष भी आकर के बेड पर बैठ चुका था और वो भी ईश्वरी की तरफ पालथी मार कर बैठते हुए हल्का सा अपने कंधे को ईश्वरी की तरफ झुकाते हुए कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? ईश्वरी जो अब अपनी सिटिंग पोजीशन को चेंज करके अपने दोनों घुटनों को मोड़ कर बैठ जाती है और हल्का सा पीछे होकर के छुपते हुए कहती है, क्या मतलब है आपका? मैं जानती हूँ आप बहुत खतरनाक हैं, बार बार बताकर डराने की जरूरत नहीं है मुझे। दक्ष भी उसके ठीक बगल में आकर बैठता है और दीवार से टेक लगा कर कहता है, तुम्हें वाकई में मेरी कहानी सुनने में इंटरेस्ट है? इस बात पर ईश्वरी जल्दी जल्दी अपना चेहरा हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, मुझसे कभी भी मेरी कहानी किसी ने नहीं पूछी, सबने बस जजमेंट दे दिया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और ये बोलते हुए दक्ष का चेहरा जो ईश्वरी की तरफ ही मुड़ा हुआ था और ईश्वरी भी दक्ष के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे वो दक्ष के चेहरे पर आ रहे उस मुस्कान के पीछे का दर्द भांपना चाह रही हो। न जाने क्यों धीरे धीरे दक्ष और ईश्वरी दोनों एक दूसरे के काफी करीब पहुंच चुके थे, जैसे वो दोनों इस वक्त अपने वश में ही ना हो। ईश्वरी की वे सांसें अचानक से बढ़ गई थी और वो अपने दोनों हाथ को बेड पर रखते हुए दक्ष के करीब आ रहे चेहरे को महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष का चेहरा जो ईश्वरी के कानों तक पहुंचता है, जहां उसके गर्दन पर दक्ष की गरम गरम सांस ईश्वरी को अच्छी तरह महसूस हो रही थी और वो धीरे धीरे अपने होंठों को उसके कान के अगेंस्ट रब करते हुए कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता, तुमसे दूर रहने की बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं। ईश्वरी जो चॉकलेट को बेड पर रखती है और अपने दोनों हाथ को ले जा करके दक्ष के कॉलर पर रखते हुए धीरे से कहती है, मुझे भी आपसे बहुत डर लगता है, हम भी बहुत डेंजरस है ना, मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है आप। दक्ष के हाथ जो धीरे धीरे ईश्वरी के पीठ पर आ गए थे और वो उसके शरीर को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे से कहता है, तो इस खतरे से दूर रहो, इतना करीब मत आओ मेरे। ये बोलते हुए दक्ष जो अपने फेस को धीरे धीरे ईश्वरी के चेहरे के अगेंस्ट रब करता है और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के सामने आकर के उसके होठों की तरफ अपने चेहरे को झुका लेता है। ईश्वरी का भी अब अपने कंट्रोल पर पकड़ पाना काफी मुश्किल हो रहा था, जैसे वो वाकई में आज दक्ष को पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर चुके हो। वो अपने हाथों को ले जाकर के दक्ष के गर्दन पर रखते हुए धीरे से पूछती है, क्यों है आप ऐसे? आप नॉर्मल इंसान की तरह क्यों नहीं जी सकते? दक्ष ईश्वरी के फोरहेड से अपने फोरहेड को टिकाते हुए कहता है, उसी की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये दुनिया मुझे बनने नहीं दे रही नॉर्मल। पर मुझे विश्वास है एक दिन मैं बाकी लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी जरूर जीऊंगा, जिसके इस वक्त मैं सिर्फ ख्वाब देख सकता हूँ। ईश्वरी धीरे से अपनी आंखें खोलकर दक्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, मतलब आप क्रिमिनल नहीं है ना? मेरा दिल हमेशा कहता था कि आप बुरे नहीं हैं, बस मुझे कभी कभी परेशान कर दिया करते डराने के लिए, है ना? दक्ष भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल करके ईश्वरी के चेहरे को ध्यान से देखता है और फिर अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, तुमसे काम है मुझे, डराऊंगा नहीं तो तुम भागने की कोशिश करोगे।
तुम मेरे लिए कितना ज़रूरी है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ईश्वी जो अपने हाथ को दक्ष के हाथों पर रखते हुए कहती है, क्या बता सकते हैं आप मुझे कि आप मुझे किस लिए इस्तेमाल करने वाले हैं? केस फाइल करने के बाद आपने कहा था आप मुझे छोड़ देंगे। क्या वाकई में आप मुझे छोड़ देंगे? दक्ष अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, छोड़ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं चाहता। मेरी जिंदगी की पहली लड़की हो तुम, जिसके इतने करीब आकर बैठा हूं मैं। इतनी सारी बातें की हैं तुमसे। तुम मुझे बहुत। अभी दक्ष जो अपने आप से पूरी तरह बाहर होकर केशवी को कुछ इम्पोर्टेंट बताने ही वाला था, लेकिन तब तक पीछे से अयान जो अंदर आते हुए कहता है, भाई ये रहा आपका फ्रूट। इस वक्त उसके ठीक सामने ईश्वी और दक्ष जो अपने हाथ को एक दूसरे में पकड़े एक दूसरे के काफी करीब बैठे हुए थे, और उन दोनों का चेहरा भी एक दूसरे के काफी करीब था, जिसे देखकर अयान जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखता है और भाग कर आकर जल्दी से बाउल को बेड पर रखते हुए कहता है, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं जा रहा हूं, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन अब दक्ष जो दोबारा से अपने ऑरा में वापस आकर जल्दी से अपने हाथ को ईश्वी के हाथ से हटाते हुए कहता है, तुम हिप्नोटाइज कर रही थी मुझे। ये सुनकर के ईश्वी जो थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, मैं हिप्नोटाइज नहीं करती, और मुझे ये सब करना आता तो मैं आपको पहले ही करके सारी आपके दिमाग की बातें उगलवा ली थी। वो तो आप खुद मुझे सब कुछ बता रहे थे। दक्ष बेड से खड़े होते हुए कहता है, मैं इस तरह की हरकत नहीं करता, और जो भी कुछ कहा भूल जाओ उसे। पता नहीं क्या बोला मैंने, मुझे याद भी नहीं है। और ये बोलकर वो काफी जल्दी में रूम से बाहर की तरफ निकल जाता है। वहीं बाहर तो अयान, बंटी और रुद्र की गॉसिपिंग चल रही थी। अयान जो एक एक डिटेल्स रुद्र और बंटी से शेयर कर रहा था, तभी पीछे से उसके सर पर कोई जोर से मारता है कि वो जा करके आगे धड़ाम से गिरा था। लेकिन वहीं अंदर बैठे ईश्वी जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हो गया तुझे ईश्वी? पागल तो नहीं हो गई है तू? वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्रिमिनल ही है, और हर क्रिमिनल खुद को नॉर्मल इंसान ही समझता है। वो शायद इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है, पर वो गुनहगार है, और उसकी सजा उन्हें मिल कर रही। नहीं, और मेरा दिल नहीं मानता वो ऐसे है। पर नहीं, मैंने न्यूज में देखा है, उन्होंने कई जगह पर ब्लास्ट भी करवाया है। सब लोग कितना डरते हैं उनसे। गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना है जो ऐसे ही शूट एंड साइड का ऑर्डर दे देगी। दूसरी तरफ अयान जो जैसे तैसे करके खड़े होते हुए कहता है, भाई मैं तो बस। दक्ष जो अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया फालतू काम पर लगे आप। तुमसे कुछ कहा था बंटी, हुआ काम? बंटी जब सर को हमें लाते हुए कहता है, मैं कर रहा था, अभी निकल रहा डिटेल्स। दक्ष जो बंटी के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मुझे आज के आज ही वो चाहिए। कल की सुबह होने से पहले एक वकील हमारे पास होना चाहिए, और हाँ, मुझे वो दिमाग का काफी स्मार्ट चाहिए। मैं किसी भी हालत में इतने बड़े रिस्क के साथ मजाक नहीं कर सकता। मुझे एक ही बार में केस को जीतना होगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है। बंटी जो कहता है, मैं ढूंढता हूँ, बस एक दो घंटे में मैं निकालता हूँ सारी लिस्ट। ये बोलकर दक्ष बाहर की तरफ निकल गया था, और ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए गहरी सांस भरते हुए पैंट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ को डाले खुद से कहता है, क्या करने जा रहा था मैं? उस लड़की को सब कुछ नहीं बता सकता। वो कोई मेरी अपनी थोड़ी ना है, कुछ दिन की मेहमान है, उसके बाद चली जाएगी वो। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है, आप जाने देंगे उसे? रह लेंगे उसके बिना? और फिर वो अचानक से दक्ष के सामने आकर कहता है, भाई बचपन में ही आपसे कहा था मैंने, कर दो यार उस लड़की को प्रपोज, लेकिन आप माने ही नहीं मेरी। किस्मत ने दोबारा से उसी लड़की के सामने खड़ा करते हैं आपको, और आप कह रहे कि आप उसे जाने देंगे? तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो यान। वो कर्नल की बेटी है, सिर्फ इस वजह से मैंने उसे किडनैप किया है, और कर्नल की कमजोरी जब तक मेरे हाथों में है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अयान हंसते हुए कहता है,
भाई झूठ तो मत बोलो यार, आप चाहते तो प्रेजेंट टाइम के कर्नल की बेटी को भी इस तरह किडनैप कर सकते थे, लेकिन नहीं। हाँ, दक्ष अयान से कहता है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं किसी और लड़की को क्यों किडनैप करूंगा। उसी कर्नल की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, मेरे माँ पापा और मेरी बहन। ये बोलते बोलते ही वो रुक गया था। अयान जो दक्ष की हालत को समझते हुए कहता है, पर भाई इसमें उस लड़की की तो कोई गलती नहीं है ना, और आपने कोई कम परेशान नहीं किया उसे, और कितना तबाह करना चाहते हैं आप उसे। अगर आप ये केस जीत गए तो प्लीज उस लड़की को अपना लेना। हाँ, दक्ष अयान से कहता है, पागल हो गया तू, वैसे भी वो लड़की मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। अयान जो कहता है, हाँ मैं समझता हूँ वो बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की लड़की है, आपकी औकात से बाहर है भाई, पर फिर भी मतलब ट्राई तो कर सकते हो। अगर आप सामने जाकर के ना इसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाओगे तो शायद वो मान जाएगी। ये सुनकर दक्ष घूरते हुए अयान को देखकर कहता है, मैं उस बेवकूफ लड़की के सामने गिड़गिड़ाऊंगा और उसका हाई स्टैंडर्ड है। मैं ऐसी बेवकूफ लड़की को कभी डेट नहीं करने वाला, कभी अपनी जिंदगी में नहीं लाने वाला। पागल है वो दिमाग से, पता नहीं क्या करती है क्या बोलती है, अकल की दुश्मन। इस बात पर अयान जो दोबारा से हंस करके आसपास के पत्थरों को अपने पैरों से मारते हुए कहता है, उसी पागल और उसी अकल के दुश्मन के साथ हाथ पकड़कर बैठे हुए थे आप। ये सुनकर के दक्ष अयान को दौड़ाते हुए कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक तो बिना परमिशन के तो मेरे रूम में क्यों घुसाता है। अयान जो आगे आगे भाग रहा था और दक्ष उसके पीछे पीछे वही विंडो से खड़ी ईश्वरी ये सब देख करके हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी और धीरे से खुद से कहती है, आप जो देखते हैं वो है नहीं, और जो है उसे कभी दिखाते नहीं। जो भी कहो बंदा हार तो है। अब इसी तरह से उन लोग की लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लेकिन तभी बंटी जो भागकर दक्ष के सामने आता है। लेकिन दक्ष जो काफी स्पीड में बंटी की तरफ आगे बढ़ा था, जिसकी वजह से बंटी जो पीछे की तरफ होते होते जाकर के नीचे धड़ाम से गिरता है और उसका टैबलेट उसके मुंह पर। उसको देख करके दक्ष और अयान दोनों रुक गए थे। वहीं रुद्र भी बाहर आते हुए कहता है, गाइस बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ है। ये सुनकर दक्ष कहता है, क्या बकवास कर रहा है, ठीक तरीके से बात कर। वही बंटी जो कहता है, ही इज राइट, सही कह रहा है वो, मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है तुम सबको, और दक्ष तुम्हें तो बहुत ज्यादा। मेरा हाथ पकड़कर उठाओ मुझे। रुद्र और अयान जो बंटी के उठने में मदद करते हैं, और वहीं दक्ष जो बंटी से पूछता है, अब बताएगा भी। बंटी जो अपनी टैबलेट के स्क्रीन को दक्ष की तरफ मोड़ते हुए कहता है, खुद ही पढ़ लो। जैसे ही दक्ष ने स्क्रीन की तरफ देखा था, वो भी पूरी तरह से हैरान रह गया था और अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, तो ये भी वकील है, मिस लॉयर।